नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये उन गहरी नींवों को समझना है जिन पर आज हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। इस सफर को ठीक से समझने के लिए हमें दो बहुत ही अलग लेकिन बुनियादी स्तंभों को देखना होगा। एक तरफ है सिंधु घाटी की बेहद उन्नत और रहस्यमय नगरीय सभ्यता और दूसरी तरफ है वैदिक काल, जिसने भारत को एक सामाजिक और दार्शनिक ढांचा दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद हम वैदिक काल और उसमें आए बड़े बदलावों को समझेंगे और फिर अंत में इस बात पर गौर करेंगे कि इन दोनों ने मिलकर आधुनिक भारत की नींव को कैसे शक्ल दिया। तो हमारी ये यात्रा भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान सभ्यताओं से शुरू होती है। ये वो समय था जब इंसानी बस्तियां धीरे धीरे एक संगठित समाज का रूप ले रही थीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत तैयार कर रही थीं। और हमारा पहला पड़ाव है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित शहरी जीवन का यानी अर्बनाइजेशन का पहला और सबसे शानदार उदाहरण थी। इसने अपने समय की दूसरी सभ्यताओं को भी हैरत में डाल दिया था। जैसा कि आप इस नक्शे पर देख ही सकते हैं, ये सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। इसका फैलाव बहुत बड़ा था। उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे शहर इसके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसका आकार और इसका संगठन दोनों ही असाधारण थे। इस सभ्यता की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी टाउन प्लानिंग। आप सोचिए, आज से हजारों साल पहले सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिससे एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनता था। शहर को भी दो हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या गढ़ कहते थे और दूसरा निचला नगर। और सबसे दिलचस्प बात, पूरे इलाके में हजारों किलोमीटर तक जो पक्की ईंटें इस्तेमाल हुईं, उनका आकार 4:2:1 के एक स्टैंडर्ड अनुपात में था। इनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की थी। मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है वो शायद किसी सार्वजनिक या धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि थी इनकी ढकी हुई ड्रेनेज सिस्टम। हर घर की नालियां मुख्य नाली से जुड़ी थीं और सड़कों पर सफाई के लिए मैनहोल तक थे। सच कहूं तो ये उस दौर में स्वच्छता और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का शायद सबसे उन्नत उदाहरण था। ये मानकीकरण वाकई हैरान करने वाला है। तो इससे एक सवाल उठता है, इतने बड़े इलाके में इस तरह की एकरूपता का मतलब क्या है? इसका प्रशासन कैसे चलता होगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता या एक बहुत ही संगठित प्रशासनिक ढांचा जरूर रहा होगा जो इन सभी नियमों को लागू करवाता था। मतलब ये कोई बिखरा हुआ समाज नहीं था, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी जिसमें प्लानिंग और कंट्रोल का जबरदस्त सेंस था। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर टिकी थी: खेती, व्यापार और शिल्प। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक थे, जिनके रिकॉर्ड्स में इस इलाके को मेलुहा कहा गया है। उनका शिल्प कौशल भी बहुत उन्नत था। मनके बनाना, कांसे की मूर्तियां जैसी ये मशहूर डांसिंग गर्ल और सेलखड़ी की मोहरें, ये सब इसके सबूत हैं। लोथल में मिला विशाल डॉकयार्ड तो उनके समुद्री व्यापार का एक जीता जागता प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब हम एक नए दौर में प्रवेश करते हैं, वैदिक काल। ये एक ऐसा युग था जो सिंधु घाटी की शहरी और भौतिकवादी संस्कृति से बिल्कुल अलग था। ये एक ग्रामीण, देहाती और साहित्यिक समाज की शुरुआत थी। ये काल लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस दौर के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हैं वेद, जिन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, यानी वो ज्ञान जो सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। अध्ययन में आसानी हो इसलिए इतिहासकार इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ये बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों में समाज का रूप काफी बदल गया था। तो ये वैदिक साहित्य अपने आप में ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। शुरुआत होती है सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से, जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। इसके बाद आता है सामवेद और यजुर्वेद, जो संगीत और यज्ञ की विधियों पर बात करते हैं। वहीं अथर्ववेद हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी चिकित्सा और विश्वासों की झलक देता है। और इस ज्ञान का शिखर हमें उपनिषदों में मिलता है,
जहां आत्मा और ब्रह्मा जैसे गहरे दार्शनिक सवालों पर चिंतन किया गया है। ये एक दिलचस्प बात है। जब हमारे पास जानकारी का स्रोत ही बदल जाता है, यानी आर्कियोलॉजी से लिटरेचर, तो क्या इससे समाज को देखने का हमारा नजरिया भी नहीं बदल जाता? हाँ बिल्कुल, ये नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। आप देखिए, सिंधु घाटी को हम उनके पुरातात्विक सबूतों से जानते हैं। उनकी ईंटें, उनकी मोहरें, उनके शहर, ये हमें उनकी भौतिक संस्कृति के बारे में बताते हैं। लेकिन वैदिक काल को हम साहित्य से समझते हैं, तो हमारा ध्यान उनके विचारों, उनके विश्वासों और उनके दर्शन पर चला जाता है। हमें ये पता चलता है कि वो सोचते कैसे थे, जो कि इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। चलिए अब वैदिक काल के भीतर हुए बदलावों का विश्लेषण करते हैं। हम ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में किस तरह के बड़े और स्थायी बदलाव आए। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कबीलों पर आधारित थी। राजा, जिसे राजन कहते थे, उसका मुख्य काम था अपने कबीले की रक्षा करना। उसकी शक्ति पर सभा और समिति जैसी परिषदों का नियंत्रण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े क्षेत्रीय राज्य यानी जनपद बनाने लगे। अब राजा की शक्ति असीमित हो गई, उसका पद वंशानुगत हो गया और सभा समिति का प्रभाव लगभग न के बराबर रह गया। सामाजिक ढांचे में शायद सबसे बड़ा और गहरा बदलाव वर्ण व्यवस्था में आया। ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था कर्म यानी पेशे पर आधारित थी और इसमें लचीलापन था। कोई भी व्यक्ति अपना काम बदल सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन पर आधारित हो गई, जिससे ये बहुत कठोर और ऊंच नीच वाली बन गई। इसी दौर में गोत्र और जीवन के 4 आश्रमों की व्यवस्था भी विकसित हुई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी ज्ञानी महिलाएं थीं, उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वो सभा जैसी राजनीतिक बैठकों में भी हिस्सा ले सकती थीं। बाल विवाह जैसी प्रथा नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में काफी गिरावट आई। उन्हें सभाओं में जाने से मना कर दिया गया, शिक्षा के मौके कम हो गए और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी शुरू होने लगीं। सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के साथ साथ वैदिक काल में लोगों के आर्थिक और धार्मिक जीवन में भी बहुत गहरे परिवर्तन हुए। चलिए अब इन पहलुओं पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। गाय को ही संपत्ति का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक क्रांति हुई। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसे ग्रंथों में श्याम अयस कहा गया है। लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना आसान बना दिया और इसी के साथ कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। बार्टर सिस्टम के साथ साथ निष्क और शतमा जैसी करेंसी यूनिट्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। धर्म का स्वरूप भी बदल गया। ऋग्वैदिक लोग इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे और उनके यज्ञ भी काफी सरल होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और उनकी जगह सृष्टिकर्ता प्रजापति प्रमुख देवता बन गए। यज्ञ बहुत जटिल, विस्तृत और खर्चीले हो गए और अब प्रार्थना से ज्यादा कर्मकांड को सही तरीके से करने पर जोर दिया जाने लगा। तो इस पूरी तुलना से एक बात तो साफ हो जाती है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यवस्थाएं लचीली थीं वो कठोर हो गईं, अधिकार सीमित हो गए और लोहे जैसी एक तकनीक ने जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा दे दी। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसके प्रभाव बहुत गहरे और स्थायी थे। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत खास थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 2 बिल्कुल अलग अलग युगों ने मिलकर भारत के इतिहास और संस्कृति की नींव को कैसे तैयार किया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें भौतिक व्यवस्था की एक विरासत दी, एक शानदार टाउन प्लानिंग, स्वच्छता और इंजीनियरिंग का हुनर। वहीं वैदिक काल ने हमें एक वैचारिक और सामाजिक ढांचे की विरासत दी, जैसे वर्ण व्यवस्था, दर्शन, साहित्य और वो सांस्कृतिक पहचान जो आज भी भारतीय जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आखिर में हम कह सकते हैं कि भारत की नींव किसी एक सभ्यता पर नहीं बल्कि इन दोनों की दोहरी विरासत पर टिकी है। एक तरफ सिंधु घाटी का भौतिक अनुशासन और व्यवस्था है और दूसरी तरफ वैदिक काल के गहरे दार्शनिक विचार। और इन दोनों के संगम से ही भारतीय सभ्यता का वो अनूठा तानाबाना बुना गया है जो आज भी हमें हैरान करता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक का वही संगम है
जो इस भूमि के इतिहास को परिभाषित करता है। और शायद यही दोहरी विरासत आज भी भारत के चरित्र में दिखती है। एक तरफ व्यवस्था और प्रगति की चाह, तो दूसरी तरफ दर्शन और आध्यात्मिकता की गहरी खोज। एक सफर प्राचीन भारत की उन दार्शनिक और प्रशासनिक गहराइयों में जिन्होंने दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को आकार दिया। देखिए, किसी भी समाज की पहचान उसके विचारों और शासन करने के तरीकों से होती है, और भारत की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन दार्शनिक नीयों से जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को उसकी एक अलग पहचान दी। देखिए, प्राचीन भारतीय समाज की जो बनावट थी, उसका एक मुख्य आधार थी वर्ण व्यवस्था। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस विचार के हिसाब से समाज के 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, जिनका काम था ज्ञान और शिक्षा देना। क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा और शासन की जिम्मेदारी संभालते थे। वैश्य, जो व्यापार और खेतीबाड़ी देखते थे। और शूद्र, जो सेवा का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसका जो मूल आधार था वो जन्म नहीं था, बल्कि व्यक्ति के गुण यानी उसकी काबिलियत और स्वभाव, और उसके कर्म यानी उसके काम थे। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सैद्धांतिक रूप से ये व्यवस्था पूरी तरह से व्यक्ति की योग्यता पर आधारित थी। मतलब, अगर किसी में ज्ञान और शांति की प्रवृत्ति है तो वो ब्राह्मण के कर्तव्य निभा सकता था। लेकिन हुआ ये कि समय के साथ ये व्यवस्था बहुत कठोर होती चली गई और ये जन्मों पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। इसने लोगों के लिए अपना वर्ग बदलना लगभग नामुमकिन कर दिया। एक तरह से ये उस मूल दार्शनिक विचार का व्यवहारिक पतन था, जिसके सामाजिक परिणाम बहुत गहरे हुए। अब उसी दौर में जब समाज में ये सब विचार चल रहे थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ नए दर्शन भी सामने आए। इनमें से एक था जैन धर्म, जिसे 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने एक व्यवस्थित रूप दिया। जैन दर्शन का जो सार है वो त्रिरत्न में छिपा है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही जानकारी होना, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण करना। और इन तक पहुंचने के लिए 5 महाव्रत का पालन जरूरी माना गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। और जैन दर्शन की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? इसका प्रैक्टिकल होना। जहां जो साधु संत होते थे, उनके लिए इन 5 व्रतों का पालन बहुत कड़ाई से करना जरूरी था, जिसे महाव्रत कहा गया। वहीं आम लोगों के लिए यानी गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों का एक लचीला रूप अणुव्रत बनाया गया। इसी लचीलेपन की वजह से जैन दर्शन समाज के हर तबके तक पहुंच पाया और एक सेहतमंद समाज की नींव रखी। जैन धर्म के ही समय में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब बौद्ध दर्शन की शुरुआत होती है जीवन की एक बुनियादी समस्या को समझने से, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये असल में जीवन की समस्या का एक डायग्नोसिस है। पहला सत्य, संसार में दुख है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक तय रास्ता भी है। तो फिर इसका इलाज क्या है? वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये रास्ता ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम की बात करता है और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने की। इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ और सही सोच। दूसरा है शील, यानी सही बोली, सही काम और रोजी रोटी के लिए सही रास्ता। और तीसरा है समाधि, यानी सही कोशिश, सही एकाग्रता और सही ध्यान। तो इन दार्शनिक बदलावों के बीच भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। ये कहानी है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और महान रणनीतिकार चाणक्य की मदद से भारत के बिखरे हुए हिस्सों को एक किया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो प्रशासनिक नींव रखी गई, वो चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। ये सिद्धांत राज्य को एक जिंदा शरीर की तरह देखता है। सप्तांग सिद्धांत कहता है कि एक मजबूत राज्य के 7 जरूरी अंग होते हैं। स्वामी यानी राजा, जो राज्य का दिमाग है। आमात्य यानी मंत्री, जो उसकी आंखें हैं। जनपद यानी जमीन और लोग, जो राज्य के पैर हैं। दुर्ग यानी किला, उसकी भुजाएं हैं। कोष यानी खजाना, उसका मुंह है। दंड यानी सेना, उसकी ताकत है। और मित्र यानी सहयोगी देश, उसके कान हैं।
चाणक्य का मानना था कि एक अच्छी विदेश नीति और भरोसेमंद दोस्त किसी भी राज्य के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी उसकी अपनी सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कितना एडवांस था। राजधानी पाटलिपुत्र को चलाने के लिए 6 अलग अलग कमेटियां थीं। ये कमेटियां इंडस्ट्री, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, व्यापार और टैक्स वसूलने जैसे काम संभालती थीं। सोचिए उस जमाने में ये कितनी विकसित शहरी शासन व्यवस्था रही होगी। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ अधिकारी ही काफी नहीं थे, उन्हें चाहिए थी जानकारी। और यहीं आते थे गूढ़ पुरुष यानी जासूस। इनका नेटवर्क पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। इनमें से एक थे संस्था जासूस, जो एक ही जगह पर जैसे व्यापारी या पुजारी बनकर जानकारी इकट्ठा करते थे, और दूसरे थे संचारी जासूस, जो घूम घूम कर खबरें लाते थे। यह जासूसी नेटवर्क विद्रोहों को रोकने और प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी था। अब मौर्य वंश में एक ऐसे शासक का दौर आया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। वो थे सम्राट अशोक। उनके शासन में साम्राज्य ने एक ऐसा वैचारिक मोड़ लिया जिसने भारतीय इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 2661 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें हुए भयानक खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध और विजय की नीति, जिसे भेरी घोष यानी युद्ध का शोर कहते हैं, उसे हमेशा के लिए त्याग दिया और उसकी जगह अपनाया धम्म घोष को, यानी शांति और नैतिकता के संदेश को। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये तो सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ था। अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों का आदर और हर जीव के लिए दया। और अशोक की महानता सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि करने में थी। उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा। धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था साम्राज्य के कोने कोने में धम्म का संदेश पहुंचाना और लोगों की भलाई का ध्यान रखना। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और कुएं खुदवाए, और पत्थरों पर लेख खुदवाकर उन्होंने सीधे अपनी जनता से बात की, जिसमें उन्होंने कहा, सबे मुनि से पजा ममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई सौ साल बाद भारत में एक ऐसा दौर आया जिसे हम आज स्वर्ण युग या द गोल्डन एज कहते हैं। ये था गुप्त काल। गुप्त काल, जो लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी तक चला, राजनीतिक शांति, आर्थिक खुशहाली और जबरदस्त सांस्कृतिक विकास का समय था। उस दौर की खुशहाली का अंदाजा आप उस समय चलाए गए सोने के सिक्कों से लगा सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल था जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिसकी तुलना अक्सर ग्रीस के पेरिक्लीज युग से की जाती है। लेकिन इस युग का एक ऐसा योगदान था जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार। ये सिर्फ एक गणितीय खोज नहीं थी, ये एक दार्शनिक क्रांति थी। इसके बिना आज का मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स हम सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ शून्य तक ही सीमित नहीं था, ये एक पूरी वैज्ञानिक क्रांति थी। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से सदियों पहले बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है। सुश्रुत ने सर्जरी के क्षेत्र में ऐसे काम किए जो आज भी हैरान करते हैं। और मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में उनकी महारत का जीता जागता सबूत है दिल्ली का लोह स्तंभ, जो 1600 साल बाद भी बिना जंग लगे खड़ा है। और जहां विज्ञान चमक रहा था, वहीं कला और साहित्य भी अपने शिखर पर थे। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक और काव्य रचे जो आज भी अमर हैं। वास्तुकला में पहली बार शिखर वाले पत्थर के मंदिर बनने शुरू हुए, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में बने चित्र आज भी पूरी दुनिया के कला प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं। बिल्कुल, ये सवाल इस पूरी कहानी का सार है। गुप्त काल का यह सांस्कृतिक विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी नींव मौर्यों द्वारा बनाई गई राजनीतिक एकता और प्रशासनिक ढांचे पर रखी गई थी। चाणक्य की राजव्यवस्था ने देश को एक किया था और अशोक के धम्म ने समाज में सहनशीलता और मानवता के मूल्यों को जगा दी थी। जब गुप्त काल की आर्थिक खुशहाली इस राजनीतिक और नैतिक विरासत से मिली, तो उसने कला और विज्ञान के फलने फूलने के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार की। तो आइए इस पूरी चर्चा के बाद प्राचीन भारत की स्थायी विरासत को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, ये साफ है कि गुप्त काल की महानता हजारों सालों में तैयार हुई एक गहरी नींव का नतीजा थी। ये सामाजिक कर्तव्य का आदर्श, जैन और बौद्ध दर्शन से मिले नैतिक मूल्य,
चाणक्य की कुशल शासन व्यवस्था और अशोक के मानवतावादी शासन का एक मिला-जुला अद्भुत नतीजा था। यह सोच और शासन का एक लगातार आगे बढ़ने वाला विकास था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इन प्राचीन सिद्धांतों की गूंज आज भी हमारे समाज, राजनीति और नैतिक बहसों में सुनाई देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी इस विरासत से क्या सीखते हैं और आने वाले कल के लिए क्या चुनते हैं। धन्यवाद।